अपना वीडियो ऑन कर लो बच्चों। नमस्ते बेटा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। शोभना जी बेटा का ऑन है, आर्यन जी ऑन, प्रियांशी, सौरभ टंडन, प्लीज वीडियो ऑन करें। अपना अपना नाम सभी लोग लिखे रहे, जैसे मैं नाम तब पढ़ पाता हूँ ना किसका क्या नाम है। चेतना गुप्ता वीडियो ऑन करें। चेतना सॉरी, हाँ चेतना। वरुण, जिनका ऑनर 10 लाइट लिख के आ रहा है, तो अपना नाम लिखिए वहां पे। कृष्णा बलदावत, वीडियो ऑन करें प्लीज अपना। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वाह, आदित्य जी भी आ गए। कल गायब हो गए थे आदित्य जी, हैं सो गए थे। पार्थ जी वीडियो ऑन करें, सभी लोग वीडियो ऑन करें। मैं वो दीदी का जो पीपीटी होनी है वो खोल लेता हूँ। कल की क्लास किसने किसने अटेंड किया था? जो अटेंड किया था फिंगर रेज करें। कल की क्लास, आदित्य जी कैसा लगा कल का क्लास? सर कल अच्छा लगा था क्लास में। समझ में आया सब? यस सर, समझ में आ गया। वो सब जो था ब्लैक होल, वो उसका रियल फोटो भी यूट्यूब पे दिखा रहे थे। हाँ यस, जो दिखाया गया था। ठीक है। सूर्यांश जी, यस सर, बहुत अच्छे से आया। कल का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी अगली क्लास इस सैटरडे संडे को वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास होगी। थैंक यू सर। हाँ, कृष्णा बेटा बताओ आपको कैसा लगा कल का क्लास? अच्छा था। समझ में आ गया था सारा? हाँ जी। ऐसा किसी को लगा मुझे समझ नहीं आया? आई आ हाँ? बोलो बेटा सूर्यांश। अगली इस सैटरडे संडे दूसरी क्लास होगी वैदिक मैथमेटिक्स। एक वैदिक मैथमेटिक्स के एक एक्सपर्ट हैं, वो आएंगे क्लास लेने के लिए। ऐसे आप, हाँ होती है क्या? वैदिक मैं भी नहीं जानता, मैं आपके सामने ही सीखूंगा, उस समय उसी क्लास में समझूंगा, ठीक है? मैंने भी नाम सुना है उसका। इस संडे वो क्लास होगी। एक सैटरडे दीदी है वो क्लास लेंगी, और एक संडे लेंगे। जो सैटरडे दीदी लेंगी वो तो इंजीनियर है लेकिन अब मैथमेटिक्स पढ़ाती है, और जो संडे लेंगे वो संस्कृत की टीचर है, वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाती है। टाइम कब से है? टाइम बेटा बता देंगे टाइम, लेकिन यही है लगभग। अच्छा, प्रणव अनम्यूट कीजिए। आप कौन है? प्रणव नाम लिख के नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, प्रणव जी आ गए। बोलिए प्रणव जी, वीडियो ऑन करें। प्रणव, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ मेरी क्लासेस के बारे में, क्योंकि मैं करता हूँ एक्चुअली। मैं 1-1.5 महीने हो गए मुझे किए हुए, तो फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। एक्चुअली टोटल 24 लेसन होते हैं उसमें, और मैं भी करीब 14 लेसन कर चुका हूँ। अच्छा, कहाँ से आप, किस शहर से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से हूँ।
लखनऊ। कैसे जाने इस क्लास के बारे में? एक्चुअली मेरा भाई है, वो जाता है ब्रेनो ब्रेन, जानते हैं ना? हाँ? ब्रेनो ब्रेन नहीं, ऐसे नाम से नहीं थी वो। मतलब एक ऐसे ही कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे अबैकस के ऊपर वो अच्छा सब अच्छा, वो हाँ जहाँ रागनी दीदी वाला क्या? रागनी हाँ दीदी। हाँ 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 अच्छा अच्छा, हाँ रागनी दीदी की क्लास लेंगे आप लोगों की इस सैटरडे, जहाँ हाँ तक हाँ उनका। क्लास लेंगे। संडे एक दूसरे सर हैं। हाँ तो उन्हीं क्या मैं कम से अभी 14 लेसन तक कर सकता हाँ हाँ, वो दीदी क्लास लेंगी। हूँ। और आज हम लोग का कौन सा क्लास होगा? वही इसरो की जो साइंटिस्ट जो कल आई थी वही आज भी आएंगी। हाँ हाँ अच्छा। और कोई डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे? अनम्यूट नहीं, आप जैसे बोलेंगे ना, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसमें। अभी पहले अगर पीपीटी खत्म हो जाए फिर मैं एक एक लोगों को अनम्यूट हाँ करूंगा, वो आंसर भी करेंगे। ठीक है। डाउट हो अभी यार, लिखते पेपर में लिखते जाइए। अभी क्या पीपीटी बहुत बड़ा है, अभी आधा भी नहीं हुआ, मैं देखा हूँ ना पूरा, ये आधा भी हुआ नहीं। तो पहले एक बार मतलब अभी अभी ये क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है? अभी नहीं, अभी दीदी आएंगी, अभी 6 बजे आएंगी। ठीक ओके। अंश, अंश बेटा कैसा लगा आपको? अंश बोलिए। अंश बेटा वीडियो ऑन करिए। दूसरे देखिए, सौरभ, ऋषभ और सूर्यांश, ये दो लोगों में हमेशा कंफ्यूजन साथ में आते हैं ना। अपना नाम डालने जा रहा हूँ। अंश कैसे लगा बेटा क्लास कल की? अभी लग रहा है अभी वो। हाँ अंश बोलिए, कल की क्लास कैसे लगी? अच्छी थी, समझ में आ गया था? भविष्य जी आपको समझ में आ गया? कल की क्लास भविष्य जी समझ में आई थी? भविष्य जी कल की क्लास में क्या हुआ, समझ में आ रहा था सब? यस सर मैंने अटेंड नहीं की थी कल की क्लास। कौन कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए, किसने बोला अभी? अच्छा कृतार्थ जी, आपने नहीं किया था? शोभना जिनका लिख कर है बेटा, कल की क्लास अटेंड किया था आपने? शोभना बेटा कल की क्लास किया था? एक मिनट बेटा, बताओ बेटा, शोभना जिनका लिख के आ रहा है? हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा, अपने एंड से अनम्यूट करो बेटा। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हो गया हो गया। बताओ बेटा, कल की क्लास अटेंड किया था? आवाज नहीं आ रहा आपका। आप बोलो बेटा, फिर से बोलो। नो सर। अच्छा, आज पहला दिन है? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है? पूरी रिकॉर्डिंग है। हाँ रक्षिका, राशिका बताओ बेटा। सर आप कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ आप ग्रुप में जुड़ गई नहीं? सर ग्रुप में नहीं जुड़ी हूँ। नंबर नहीं लिखा था अपना आपने वहाँ? हाँ जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दीजिए, वो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। सभी लोग नंबर लिख दीजिए अपना अपना। मैसेज कर दें? हाँ ये चैट बॉक्स चल रहा है ना, चैट बॉक्स में हाँ ठीक। अपना अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। सर मैंने भेज दिया है। हाँ ठीक है, वो अभी जोड़ लिया जाएगा सबको। हाँ। जो जुड़े हैं वो नहीं, जो लोग जुड़े हैं लेकिन नाम अपना सही लिखे, नाम देखिए किसी का लिख कर है 1JIJ40BUL के, कैसे आपका नाम मैं बोल ही नहीं सकता ना, सबका नाम दिखना तभी मैं बोलूंगा। हाँ नमस्ते नील बेटा, कल तो आप क्लास में थे, मुझे तो याद है, नील तो कल क्लास में थे। सर ये कल भी होगी क्लासेस? ये क्लास बेटा रोज चलती है, अलग अलग विषय का। आज वो इसरो वाले आने, कल कोई और आएगा। अच्छा ये रोज ऐसे 6 बजे चलेगा, अच्छा। लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद टाइम बदल जाएगा, चलेगा क्लास हमेशा ही, ठीक है?
क्लास हमेशा ही चलेगा, बस टाइम बदलता जाएगा। और अच्छा कुछ दिन बाद ये क्लास सुबह चलेगी, सुबह 5:30 बजे चलेगी वो एक्सरसाइज, और शाम को ऐसे क्लास चलेगी किसी सब्जेक्ट। सुबह फिजिकल लेवल पर आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम, कुछ और चीजें बताई जाएंगी उसमें, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और यहाँ तो कोर्स चलेगा। अच्छा ये अच्छी जी वीडियो ऑन करें। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ 5 o'clock मॉर्निंग, 5 या 5:30 जो भी होगा डिसाइड हो जाएगा। अच्छा श्रीवास मिश्रा, हाँ बताओ बेटा। सर सुबह भी क्लास चलती है? सुबह अभी चलती नहीं बेटा, चलने वाली जल्दी। अच्छा नूर फातिमा बेटा नंबर आप डाल दीजिए। नूर फातिमा जो प्लीज आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख दीजिए बेटा। जो लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखते जाएं। अभी मैं निकाल के सबका जोड़ दूंगा। ठीक है सर। हाँ आर्य शुक्ला ठीक है बेटा, आपका आ गया। परी भी ज्वाइन कर लीजिए। चर्चित जैन जी, चर्चित जैन जी आप ग्रुप में जुड़े हैं? देखिए इतने लोगों का वीडियो ऑफ है, किसका? ठीक है वीडियो ऑन कर लीजिए, अक्षय जी का भी ऑन हुआ। नूर फातिमा, सौरभ टंडन, प्रमेश श्रीवास्तव, चेतना गुप्ता, निवृत्ति जैन, नरेंद्र कुमार दीक्षित, आर्य शुक्ला, एकाक्ष जी ऑन करिए, आपको मैं जान गया। प्रणीत, सत्यम, रिद्धि ऑन करो भाई, रिद्धि जब पुराने लोग हैं तब भी। नमस्ते बेटा एकाक्ष। अभी देख लेता हूँ दीदी आ गई क्या, एक बार उनको सर्च कर लेता। हाँ आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखते जाए सभी लोग, अभी सबको निकाल के जोड़ दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दें बस। मैं एक बार देख लेता हूँ दीदी ज्वाइन की नहीं, फिर मैं हाँ दीदी आ गई है, दीदी को अनम्यूट कर दो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ नमस्ते जी, 1 मिनट आपका वीडियो ऑन कराता हूँ। अभी आज तो आवाज हाँ ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? आज आवाज ठीक है। अच्छा थोड़ा नेटवर्क सही है आज। हाँ हाँ चलो राशिका एक प्रेयर करो जल्दी से, फिर क्लास शुरू करें ठीक है। अब मैं अनम्यूट किया बेटा, चलो एक प्रेयर करो और फिर उसके बाद एक लोग कोई जानकारी। सर मुझे क्या करना है एक बार आप बोल दीजिए। कोई एक प्रेयर जो आपको याद हो, जो स्कूल वगैरह में होता हो प्रेयर करिए। आपके स्कूल जो प्रेयर होता है वो प्रेयर करिए, कोई भी प्रेयर। सर कोई प्रेयर स्कूल में? प्रेयर जो होती है प्रार्थना। अच्छा सर इंग्लिश में या हिंदी में? जो भी अच्छा लगे आपको, हिंदी में हो हिंदी में करें, सब लोग समझ पाएंगे। हिंदी में है कोई याद है? सर कोई श्लोक चलेगा जैसे त्वमेव माता, चलेगा चलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव। ऐसे पढ़ना नहीं भाई, अच्छे से गा के सुनाना है, प्रेयर की तरह। चलिए हाथ जोड़ के चले। नहीं याद है तुमको? याद है त्वमेव माता वाला तो याद है ना? चलो करो, वही करना है तो दूसरी तरीके से करना अच्छे से। नहीं याद है मैं किसी और को अनम्यूट करूं, और भी लोग हैं जिनको याद है, मैं जानता हूँ। याद है बेटा राशिका? अनम्यूट करिए, याद है बेटा? यस सर। चलो हाँ शुरू करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव देव देवा संसार। थैंक यू। एक चलिए ठीक है आपका हो गया। अरे ये वैष्णवी एक प्रेयर सुनाओ, वही वाला जो वहाँ आपने सुनाइए 2 मिनट में।
वैष्णवी विद्या, चलो बेटा सुनाओ कौन सा? जो उसने सुनाया था, ए हंसवाहिनी वाला पूरा सुना दीजिए। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमल मति दे, अम्बा विमल मति दे, जग शिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्बर विमल मति दे, साहस शील में भर दे, मानवता जमय भर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी विमल मति दे, अम्बर विमल मति दे, नव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे, ये हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बर विमल मति दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। अच्छा चलिए सौरभ जी आप भी कर लीजिए। चलिए राष्ट्रगान सभी लोग खड़े हैं, राष्ट्रगान गाएं। भारत भाग्य माता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं वो म्यूट करूंगा, सिर्फ दीदी वो रहेंगे, ठीक है। सबको म्यूट करके सिर्फ दीदी का म्यूट रहेगा, और पीपीटी खुला हुआ है, जहां से कल खत्म हुआ तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दीदी, पीपीटी मैं खोलता हूँ। हाँ, कल हमने आई थिंक हाँ वो पॉइंट वहीं से शुरू किया, ये वाली स्लाइड हुई थी कल। ओके ठीक है, तो ये है हमारा, ये शायद बता दिया था कल। हाँ यही लास्ट था। हाँ, ये हमने बताया है कि प्लैनेट सिस्टम में हमारे क्या क्या है। तो हमने बताया अंदर के जो 4 हैं ग्रह, उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, क्योंकि इनकी धरती है चट्टान जैसी। और जो बाहर के 4 हैं ये बड़े हैं पर गैस और आइस से बने हुए हैं, इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं ऐसे कभी कभी। ठीक है, तो ये जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, और इन चारों के रिंग सिस्टम भी होते हैं।
जैसे सैटर्न का तो हमको दिख रहा है, बाकियों का नहीं दिखता, बट इन चारों का भी रिंग सिस्टम है। और वीनस और मर्क्यूरी को छोड़ के सभी के चांद हैं, एक या एक से ज्यादा है। टोटल करीब 200 चांद है सब ग्रहों के, अगर हम मिला लें। जैसे पृथ्वी का ही एक है, बाकी सबके एक से ज्यादा ही है, तो करीब 200 जैसे हमारे चांद हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो पास में दिख रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाने के बाद कुछ सामान बच जाता है तो हम उसे कहीं कहीं दुछत्ती में, नहीं पास की या दूर की में रख देते हैं। तो ऐसे ही प्लानेट बनने के बाद में जो सामान बचा, जो छोटे छोटे पत्थर बचे, वही एस्टेरॉयड बेल्ट में इकट्ठे हो गए हैं। इसमें धूल के कण से लेकर के करीब 950 किलोमीटर तक के साइज की चट्टानें मिलती हैं, और कुछ जो और दूरी पे इकट्ठा हुए वो कुपियर बेल्ट में। लास्ट में जो कुपियर बेल्ट दिख रहा है ना, नेपच्यून के बाद में थोड़ा डॉटेड डॉटेड, तो कुछ यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये सब क्या है, आइस की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं, आइस और धूल के। उसके अलावा हमने कुछ ये आपको दिखाए थे, ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कुछ दिखाए थे, सीरीज है। इसमें 4 दिखाए थे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। अच्छा दीदी, मुझे ये जैसे डाउट है, जैसे शुरू के 4 क्या सॉलिड बन पाए, अभी ये बाकी आइस हैं, ये तो सूरज के नजदीक है, तो कायदे से इनको गैस रहना चाहिए, जो सूरज के नजदीक वहाँ नहीं, तो ज्यादा है। एक्चुअली जो सूरज के नजदीक रहे तो कुछ भारी एलिमेंट्स शायद पास में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सूरज के अंदर में थोड़े भारी एलिमेंट भी बनते हैं, जैसे आयरन वगैरह भी, तो वो थोड़े पास में इकट्ठा हुए। और जो धूल और गैस थी वो उसके तेज से दूर इकट्ठा हुई, और दूर ही होने की वजह से ये इनमें आइस, मतलब सूरज की रोशनी कम है तो ये सब आइस के रूप में और गैस के रूप में इकट्ठा हुए हैं। तो आई थिंक हैवी एलिमेंट सब इधर ही 5-4 में ही आपको मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, शायद मुझे बहुत आइडिया नहीं है, ग्रेविटी की वजह से सारे भारी एलिमेंट ये अंदर के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। ये चला ये एक छोटा, ये कल दिखाया था हमने इसे, चलिए दोबारा दिखा देते हैं बच्चों को। ये कल हमने दिखाया था नासा का कि सोलर सिस्टम कैसे बना, तो दोबारा दिखा दीजिए आप। The solar system is a pretty busy ये दिख रहा है place. जी, आ रहा है? It's got all kinds आ of रहा है, moons, ओके। asteroids, and comets zipping around our sun. How did this busy stellar neighborhood come to be? Our story starts about 4.6 billion years ago with a wispy cloud of stellar dust. This cloud was part of a bigger cloud called a nebula. At some point, the cloud collapsed, possibly because the shockwave of a nearby exploding star caused it to compress. When it collapsed, it fell in on itself, creating a disk of material surrounding it. Finally, the pressure caused by the material was so great that hydrogen atoms began to fuse into helium, releasing a tremendous amount of energy. Our sun was born. Even though the sun gobbled up more than 99% of all the stuff in this disk, there was still some material left over. Bits of this material clumped together because of gravity. Big objects collided with bigger objects, forming still bigger objects. Finally, some of these objects became big enough to be spheres. These spheres became planets and dwarf planets. Rocky planets like Earth formed near the sun because icy and gaseous material couldn't survive close to all that heat. Gas and icy stuff collected further away, creating the gas and ice giants. And like that, the solar system as we know it today was formed. There are still leftover remains of the early days, though. Asteroids in the asteroid belt are the bits and pieces of the early solar system that could never quite form a planet. Way off in the outer reaches of the solar system are comets. These icy bits haven't changed much at all since the solar system's formation. In fact, it is the study of asteroids and comets that allows scientists to piece together this whole long story. Brought to you by NASA's Space Place. चलिए आगे चलते हैं। Solar system आई थिंक इसमें थोड़ा आवाज शायद क्लियर नहीं थी, बच्चों को अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा, आवाज तो आ रही है।
वीडियो में कुछ आवाज का प्रॉब्लम हुआ लगता है, उधर नहीं सुनाई दिया ठीक सुनाई से। दे रहा है पूरा। तो उसमें सिर्फ यही बताया है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है। मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। ये एक नेबुलर बादल से बना है, किसी एक बड़े बादल का हिस्सा जो कि पास के किसी तारे के विस्फोट से रह गया, मतलब कंप्रेस हो गया, और उसके बाद में एक डस्ट और उसका एक प्लेट जैसा बन गया। उस प्लेट में धीरे धीरे अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन शुरू हो गया, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगा और एनर्जी बाहर निकलने लगी, और उससे धीरे 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 करीब 50 मिलियन ईयर्स के अंदर हमारा सन बन गया। और उस धूल के बादल में जितना भी हिस्सा था उसका करीब 99.8% पूरा सन में ही कंज्यूम हो गया। ठीक है, पूरा सन में कंज्यूम हो गया और सन बना। उसके बाद जो बाकी का सामान बचा उससे धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स वगैरह बने, ड्वार्फ प्लैनेट्स बने, एस्टेरॉयड बेल्ट्स वगैरह उससे बनी। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं उनके स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि इनिशियली जब प्लैनेट्स बने, सोलर सिस्टम बना, तो क्या चीज से बना, क्योंकि वो अभी तक इंटैक्ट है। इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट्स में और कुपियर बेल्ट में क्या चट्टाने हैं उनका अध्ययन करके पता करते हैं कि क्या क्या ओरिजिनली था, क्योंकि अभी तो अर्थ पे टेम्परेचर और एनवायरनमेंट सब चेंज हो गया, तो आप नहीं पता कर सकते कि ओरिजिनली क्या था। तो उनकी स्टडी से अभी हम पता कर सकते हैं। आई थिंक वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। वॉइस तो अभी ठीक है, लेकिन धीरे कट रहा, हल्का भी समझ में आ रहा है ये बात। चलिए कंटिन्यू करिए। अब तो जो हाँ, ये आपका भी आवाज मुझे, इसमें हमारा आपका भी वॉइस मुझे कट कट के आ रहा है थोड़ा, पर ठीक है। ये नासा का एक वीडियो था जो आपको दिखाया, ठीक है। हमारा दीदी ये कुपियर बेल्ट वगैरह कोई स्टडी है हमारा? हम भी कुछ वहाँ एस्टेरॉयड वगैरह पहुंचे हैं, ये नहीं सुन, जो ये दो नहीं कुपियर बेल्ट तक अभी तक, कुपियर बेल्ट तक कोई अभी वो नहीं गया है हमारा। सिर्फ जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है उसके ऊपर जरूर गए हैं, और कुपियर बेल्ट पे कुछ इन्होंने शायद एक मिशन भेजा है, पर अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। नासा का कोई मिशन गया है अभी। जी बहुत। अब आगे चलते हैं। और नेक्स्ट वाला ये कि अभी आगे चलते हैं हम ये सन पे। हाँ, तो ये अभी हम देख रहे हैं कि सन की एनाटॉमी क्या है, संरचना क्या है, सन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जो सन जो है मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ है। प्रेस कीजिए भैया, एक क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक कीजिए। हाँ, तो ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ठीक है। और इसकी टोटल 6 लेयर्स हैं। 3 जो है अंदर की तरफ होती हैं और 3 जो है लेयर्स विजिबल लेयर्स होती हैं। और इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर है वो करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप इसका कोर का टेम्परेचर देखिए, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बेसिकली इसके कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में फ्यूजन से। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है कि उस कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक है। तो इसका एक आगे हम एक वीडियो देखेंगे, उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उसको अगर हम देख लें। दीदी थोड़ा बच्चों की होता है 5000 डिग्री 15 मिलियन डिग्री हुआ, अगर हम इस टेम्परेचर हम पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? कहाँ पे? अगर हम सन पे पहुंच जाए? नहीं, हाँ, अगर 5000 डिग्री टेम्परेचर अभी धरती पे हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे बच्चे समझ जाए क्या मतलब है इसका 5000 डिग्री का। अच्छा, 5000 डिग्री मतलब हम तो अगर 70 डिग्री हो जाए तो हमारे हालत खराब हो जाए, तो 5000 तो बहुत एक फर्नेस। अच्छा, तो भट्टी में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो मतलब 5000 डिग्री में तो पूरा जो लोहा है वो भी पिघल जाएगा, पूरा हाँ, पिघल जाएगा, सारी चीजें पिघल जाएंगी। जैसा पिघला हुआ हमारे कोर के अंदर रहता है, हाँ, हमारे अर्थ का भी कोर है। तो ये टेम्परेचर तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जी। न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए। तो देखो बेटा, 5000 डिग्री अगर सूरज को हम लोग छू भी ले तब भी हम लोग बह जाएंगे, पानी की तरफ बह जाएंगे। हाँ, वो तो इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर है कि आप सही बात। इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां पे। इसीलिए तो सन के पास हम कोई सैटेलाइट भी नहीं भेज सकते, बहुत दूर से हम जो है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, ये नेक्स्ट एक वीडियो है, हाँ, ये एनाटॉमी ऑफ सन को बताया है, तो इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये इसमें क्लिक कर लीजिए।
100 times the diameter of Earth and more than 5,000 degrees Celsius at its surface, it's safe to say the sun is both huge and hot. But what else do we know about its basic anatomy? What lies beneath the sun's fiery surface? Chemically speaking, the sun is pretty simple. 91.2% hydrogen, 8.7% helium, with 65 other elements making up just a tiny fraction of the total number of atoms in the sun. But that's where the simplicity ends. The sun's a crazy place, right? It's far too hot to be a solid. We know that. When you heat it up, it's far too hot to be a liquid. And so you think, well, it's a gas, right? Well, not really. It is this gaseous soup of charged particles that we call plasma. The thing is, the composition of this soup of particles is different depending on which part of the sun you're looking at. Like a complex dessert, the sun is made up of multiple layers or regions, 6 in all, 3 beneath the visible surface layer and 2 above, and each has its own set of physical and behavioral properties. Peeling back the layers beneath the visible surface, we arrive at the sun's core. This is the nuclear reactor, where under the crushing force of gravity, hydrogen atoms fuse to form helium. This process releases tremendous amounts of energy, making this by far the hottest part of the sun, burning at more than 15 million degrees Celsius. Above the core is the radiative zone. As its name implies, energy produced in the core is radiated through this layer, but not as quickly as you might think. On average, it takes more than 100,000 years for a photon, a packet of energy released by the core, to escape the dense radiative zone. Above that is the convective zone, a layer known for the swirling currents of plasma that carry energy from the sun's interior towards its bubbling surface. Because energy is actively transported by these currents, it takes on average only a month for a photon to move through and out of this region. Which brings us to the visible surface itself, the photosphere. This layer often appears smooth and calm, its only blemish the occasional sunspot. Only the dramatic increase in the number, size, and complexity of these spots would suggest any unrest beneath. Until recently, that's all we knew of the sun, the visible surface and the theoretical models of its interior. But now that we can see the sun in high-frequency wavelengths of light, 2 more regions, the chromosphere and the corona, have revealed themselves. These layers, which collectively make up the sun's atmosphere, burn far hotter than its surface. In the case of the corona, about 1.6 million degrees Celsius. Now that we can finally see these layers, they tell us more about what goes on inside the sun than we ever knew before. And they hold the key to understanding and predicting violent solar storms. ओके भैया, तो इसमें हाँ एक बार दीदी बच्चों थोड़ा हिंदी में बता दीजिए एग्जैक्टली क्या हाँ, तो अभी हाँ इसमें ये बताया है कि हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 4th स्टेट में होता है। जैसे मैटर की कितनी 4 स्टेट होती है, बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड चौथी होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, इसको हम मान सकते हैं जैसे गैस का सूप जैसा आप मान लीजिए, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एटम अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। तो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर में ये प्लाज्मा के साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है कोर के अंदर, और कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन मतलब 150 लाख समझ लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और वहां से एनर्जी, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उन्होंने बताई है रेडिएटिव लेयर। ठीक है, तो वहां से एनर्जी जो जनरेट होती है कोर में वो रेडिएट होके बाहर की तरफ आती है। तो रेडिएटिव लेयर में आने के लिए कितना समय लगता है कोर से, उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ वर्ष लगते हैं। जो एनर्जी अंदर जनरेट होती है वो बाहर तक आने के लिए 1 करोड़ साल लगते हैं। सन के बाहर से एनर्जी लाइट को आने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी पे? 8 मिनट। अच्छा, 8 मिनट में लाइट आ जाती है। बट कोर में जो जनरेट हुआ वो रेडिएट होने में, क्योंकि उसका ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा है, वो ग्रेविटी की चीज उसको पुल रखता है, तो वो 1 करोड़ साल लगते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने में। अंदर से एकदम बाहर तक दीदी या रेडिएटिव जोन तक? नहीं, सिर्फ रेडिएटिव जोन तक आने में 1 करोड़ साल लगते हैं। बहुत ज्यादा हो गया। इतना साल उसके अंदर लगता है। तो ये इन्होंने इसमें बताया
उसके बाद में इन्होंने बताया रेडिएटिव जोन के ऊपर इन्होंने बताया कन्वेक्टिव जोन है, जहाँ पे प्लाज्मा की करंट थोड़ा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे का एक अणु गर्म हो जाता है तो ऊपर आता है ना, तो ऐसे ही इसमें कंडक्शन की वजह इसमें कन्वेक्शन से एनर्जी बाहर जाती है। इसमें बाहर आने में सिर्फ 1 ही महीना लगता है, ठीक है, कन्वेक्शन लेयर से ऊपर तक आने में सिर्फ 1 महीना, बट नीचे की लेयर में 1 करोड़ साल। 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर जो विजिबल सरफेस है, जो हमको दिखता है वो फोटोस्फीयर है। तो फोटोस्फीयर पे कभी कभी हमको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक स्पॉट्स किस लिए आते हैं, जो प्लाज्मा की वजह से कई बार एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो जो कन्वेक्टिव जोन में कुछ प्लाज्मा की लेयर्स हैं वो ऊपर आने लगती हैं, उसकी वजह से कभी कभी ब्लैक स्पॉट और सोलर स्टॉर्म भी बनते हैं। तो जो बाहर की लेयर्स है उसको देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। मतलब ज्यादा तो एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, कभी ज्यादा होती है तो सोलर स्टॉर्म भी आते हैं, जो कभी कभी अर्थ के पास भी आते हैं। और इसके अलावा 2 और रीजन हमको पता चले हैं ऊपर, क्रोमोस्फेयर एंड द कोरोना। कोरोना वाला पोर्शन है ऊपर वाला, उसका टेम्परेचर करीब 1.6 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर का कितना बताया मैंने, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, माने 150 लाख, और इसका है 16 लाख ऊपर वाली लेयर। पर जो एकदम सरफेस पे जो दिखती है उसका सिर्फ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, फोटोस्फेयर खाली 5000 है। उसके नीचे कोरोना का 15 लाख, और सबसे अंदर 150 लाख, 15 मिलियन। तो ये उन्होंने बताया, और अभी धीरे धीरे हम लोग और इंस्ट्रूमेंट भेज करके पता कर रहे हैं कि और क्या क्या इसमें वर्किंग क्या है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम का जो जीवन दाता है वो सन है ना, तो सन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है उससे हम आगे पता कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सोलर स्टॉर्म को हम देख करके पता करते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमने सूर्य की संरचना के बारे में बताया। दीदी जो हम लाइट देखते हैं सूरज का, मतलब करोड़ों साल पहले पैदा हुई है नहीं, हाँ, अंदर कोर के अंदर आप समझ लीजिए कितना करोड़ों साल ही, 1 करोड़ साल पहले पैदा हुई। पुराना चीज हम देख रहे हैं सामने ही, जो रोज जो अंदर कोर में जनरेट हुई, यस। कोर से ही तो बाहर तक आ रही है, यहाँ भले 8 मिनट लग रहा है लेकिन करोड़ों साल पुरानी लाइट हम देख रहे हैं। हाँ, जैसे कल हमने बताया था कि जब बिग बैंग हुआ उसके 3,80,000 साल, 3.8 बिलियन ईयर्स के बाद, जो नहीं 3,80,000 साल के बाद जो लाइट चली थी वो आज हमको दिखती है। सही बात है। टाइम लगा, तो सन में 1 करोड़ आप समझ लीजिए साल के बाद हमको पता चलता है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं भाई। जी इसमें मैं दीदी ये जैसे कोरोना जो बोल रहे हैं, कोरोना शब्द कहाँ, जो आजकल कोरोना घूम रहा है यही है, अलग है? नहीं, ये कोरोना शायद इसकी लेयर का नाम है, नहीं वो तो अलग कोरोना है, वो वायरस है। वायरस वहां पर भी है, घूम रहा है। नहीं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया बच्चों। अच्छा हाँ, हमने कुछ क्या जो कल पढ़ाया और आज थोड़ा पढ़ाया उसके ऊपर हमने कुछ सवाल रखे थे, तो अगर बच्चे चाहें तो ये सवाल का, तो जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में क्या है। बताइए मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में क्या है, लिखिए। ये क्वेश्चन है, दीदी ने क्वेश्चन डिजाइन किया आपके लिए। मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में क्या है, कल दीदी ने फोटो भी दिखाया था उसका। लिखिए सभी लोग। वैभव जी लिख रहे हैं ब्लैक होल, आर्यन जी लिख रहे हैं बी, ब्लैक होल ब्लैक होल, लिखते जाएं। सब लोग ब्लैक होल ही बोलेंगे क्या, कोई कुछ और बोलिए। अच्छा सी, किसी ने सी बोल दिया। सी क्या है? प्लानेट, प्लानेट भी है, ठीक है। ब्लैक होल ज्यादा लोगों ने बोला। अब आंसर देखते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं आंसर, देखिए क्या है इसका आंसर। अब दिखेगा, देख लिए आंसर सही है नहीं। वाह, ब्लैक होल सही हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन, जब वैज्ञानिक सूर्य पर धब्बे देखते हैं तो वो किस परत पर देख रहे हैं, देखिए बताइए कौन सा परत दिखता है जो सूर्य का धब्बा दिखता है। क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है, कन्वेक्टिव जोन है और फोटोस्फीयर। लिखिए कोरोना, कोरोना, फोटोस्फीयर। इसमें जो लग रहा है कंफ्यूजन है, दो आंसर आ रहे हैं, वहां एक ही आ रहा था।
यहाँ कोरोना फोटोस्फीयर। चलिए अब आंसर देखते हैं। चलिए बेटा इसका आंसर देखते हैं, फिर हम देखेंगे क्या है। देखिए फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर किसी ने नहीं लिखा क्रोमोस्फीयर और कोरोना लिखते गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो फोटोस्फीयर है, तो हमको तो वही दिखाई देता है ना, हाँ तो धब्बे उसी पे दिखाई देते हैं हमको। अब चलिए तीसरा बताइए। एक फोटान सूर्य के किस क्षेत्र से बाहर आने के लिए लंबा समय लेगा? बताइए किस में सबसे ज्यादा समय लगता है? ये अभी दीदी ने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी। क्रोमोस्फीयर, कोर से, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, किसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा? कोर 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 से तो निकला, ठीक है। ठीक है अब चलिए आंसर देखते हैं। देखिए रेडिएटिव एक ने लिखा, अनन्या राजपूत जी ने। कोर लिखा, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। रेडिएटिव जोन, एक लोगों ने सही लिखा, बाकी सब लोग कोर लिख रहे थे। ठीक है, रेडिएटिव जोन दीदी बताया ना कि कोर से रेडिएटिव जोन में 1 करोड़ साल लग जाता है बाहर, वही तो बता रहे हैं। ठीक है, हाँ अब चले आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सभी लोग अच्छे से देखिए, इसका पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, चिंता मत करिए, फिर से देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? समय नापता है, दूरी नापता है, मास नापता है या एंगल नापता है? देखिए प्रकाश वर्ष जो बोलते हैं किसका, किस चीज का यूनिट है? प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? डिस्टेंस। देखिए टाइम भी कोई लिख रहा है, टाइम, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष से, कल बताया दीदी ने, हाँ देखिए किसी ने वो फार्मूला भी लिख दिया एकदम 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये और भी अच्छा है। ठीक है, ये डिस्टेंस का है, बताया था दीदी ने कि 1 साल में प्रकाश जितना दूर जाता है उसको, उस डिस्टेंस को कहते हैं प्रकाश वर्ष। आंसर देखते हैं, ये देखिए आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब दीदी शुरू करें आंसर। हाँ तो ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बाकी ग्रहों की तरफ। तो सबसे पहले जो ग्रह आता है सूर्य के बाद, बुध मतलब मर्क्यूरी आता है। तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और हमारे चंद्रमा से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये सूर्य के सबसे पास है मगर सबसे गर्म नहीं है। तो आगे हम बता, एक मिनट, इसके पहले एक पीछे रह गया शायद स्लाइड। नहीं ये अच्छा यही है क्या? इसके बाद ये है, इसके आगे, अच्छा ठीक है, एक स्लाइड रह गया, चलिए पीछे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए, आगे नेक्स्ट। तो ये सबसे छोटा है जैसे बताया, और चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। इसमें ये चट्टानों से बना हुआ है, जैसे बताया ये सब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। और इसका जो दिन है 59 अर्थ डेज के बराबर होता है, और वर्ष जो होता है 88 अर्थ डेज के बराबर। मतलब सूर्य के चारों तरफ ये 88 अर्थ डेज में पूरा एक दिन, पूरा एक चक्कर लगाता है, और अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे कम दिन में 59 डेज में कर देता है। ये सूर्य के पास है पर फिर भी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, वो आगे की हम स्लाइड में बताएंगे। और जो नासा के जो सैटेलाइट है मैरिनर 4, 5 और 10 में, इन्होंने 1962 से 75 तक ये 3 सैटेलाइट भेज करके इसके बारे में काफी जानकारी हासिल की है, इस प्लैनेट के बारे में। और इसमें गड्ढे बहुत हैं क्योंकि आसपास के जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, तो जितने भी एस्टेरॉइड बेल्ट से चट्टाने कभी कभी इसमें आ जाती हैं, तो जैसे हमारे मून पे बहुत गड्ढे हैं, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे गड्ढे आपको दिख रहे हैं ना, क्रेटर्स। ठीक है ना, ये बहुत गड्ढे, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके अंदर भी। और भी एक नया मिशन जो भेज रहा है ईसा और जाक्सा का, 2025 में ये जाएगा, बापी कोलंबो, ये इसके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेगा। नेक्स्ट जाते हैं, हम ये बात बताएंगे कि ये सबसे, बच्चों को एक चीज ये समझा दे, क्या हर प्लानेट का जो दिन होता है, जैसे धरती में 24 घंटे का दिन होता है, दिन, तो हर प्लानेट का दिन और साल अलग अलग होता है, वो कैसे डिसाइड होता है ये समझा दे। हाँ तो मैंने जैसे बताया कि जैसे हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, तो अपनी एक्सिस पे जितने समय में घूमती है वो उसका दिन होता है, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वो उसका एक साल हो जाता है, वर्ष हो जाता है।
इसी तरह हर प्लानेट का अलग अलग है। ये जो हमारा बुध ग्रह है ये सबसे ज्यादा स्पीड से घूमता है अपनी धुरी पर, नहीं अपनी धुरी पर नहीं, सूर्य के चारों ओर। हाँ सूर्य के चारों तरफ, क्योंकि सबसे पास में है तो सूर्य के चारों तरफ सबसे ज्यादा स्पीड से चक्कर लगाता है, बट अपनी धुरी पे बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसलिए 59 अर्थ डेज के बराबर इसका एक दिन होता है। वो सभी का मैं आगे बताऊंगी, सभी का अलग अलग दिन है। और ठीक है बच्चों, सभी लोग समझ गए, हर ग्रह का दिन कितना, दिन क्या क्या होता है, साल अलग अलग होता है। हाँ। कि अपने जगह पर कितनी जल्दी ग्रह घूम जाता है उससे उसका दिन डिसाइड होता है, और कितने समय में सूर्य के चारों चक्कर लगा उससे उसका साल डिसाइड होता तो इसका साल डिसाइड होता है। है। चलिए आगे चलते ये नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इसके फैक्ट्स होंगे। इसमें देखिए इसके कुछ फैक्ट्स बताया, अभी मैंने बताया ना इसका दिन बहुत छोटा छोटा होता है, 59 डेज का दिन है, और साल छोटा है। साल जो हमने लिखा है 88 डेज जैसा लिखा है ना, ऑर्बिट पीरियड जो है 88 डेज है। तो माने अगर आप बुध पे हैं तो आपका पृथ्वी के एक साल के बराबर 3 बर्थडे आपके आ जाएंगे उसके अंदर। हैं। सही बात है। 3 बर्थडे बना सकते हैं वहां पे, 3 बार केक काटना पड़ेगा सबको। 3 बार आप केक काट सकते हैं। और इसका जो वातावरण है बहुत थिन है, इसलिए सूरज के पास होते में भी इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, तो दिन में बहुत गर्म हो जाता है। अब देखिए 427 डिग्री जैसा हो गया दिन में, पर रात में क्योंकि वातावरण उसको रिटेन नहीं कर पाता हीट को, बहुत ठंडा हो जाता है, तो रात में हो जाएगा 173 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका कोई मून नहीं है जैसे हमने बताया। ठीक है, और ये हमारे चांद से थोड़ा सा ही बड़ा है, और इसका मास भी बहुत कम है। हमारे पृथ्वी के मास का करीब 5.5% ही इसका मास है सिर्फ। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये एक बड़े क्रेटर के इम्पैक्ट से कभी बना है, एक बड़ा क्रेटर का इम्पैक्ट हुआ उससे ये बना है कभी कभी। और इसका जो वातावरण में देखिए ना, थोड़ा सा ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटेशियम, इतने ही सब चीजें हैं। सांस आप नहीं ले सकते इसके अंदर क्योंकि बहुत थिन है, ये एक्सोस्फीयर है इसका। ठीक है, दीदी इसमें जो लिखा है 14वीं सेंचुरी को रिकॉर्ड किया गया, इसका कैसे पता चला कि 14वीं सेंचुरी में ये रिकॉर्ड किया गया? क्योंकि रिकॉर्ड मतलब उन्होंने इसको ग्रह को देखा गया, ऐसा किताबों में, पुरानी किताबें में जैसे वेस्टर्नर्स ने देखा तो उनके हिसाब से ये है। हमारे हिंदू सभ्यता के हिसाब से तो शायद नहीं कहीं भी है, ये सब जो भी कंपाइल किया गया है सब वेस्टर्नर्स ने किया है। तो उनके हिसाब से 14वीं शताब्दी में किसी ने इसको देखा है। ये लिखा है एस्ट्रोनियन एस्ट्रोनॉमर्स को ही है, तो उन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको 14वीं शताब्दी में देख करके इसका रिकॉर्ड बताया है कि हाँ ये कैसा ग्रह है। इसमें दीदी जो एक चीज बता रहे हैं कि वहाँ बुध पे 59 डेज का दिन है, मतलब 28 दिन तक लगातार दिन ही रहेगा। अगर हम वहां चले जाए तो हम जगते रहेंगे 59 डेज। वहां का हाफ डे हमारा 28 दिन हो जाएगा, और 29 डेज कहेंगे। 29 डेज तक वहाँ दिन ही है, फिर 29 डेज रात है। हमारे यहाँ 12 घंटे में दिन रात आ जाता है, वहाँ 29 डेज में सब कुछ आएगा। हाँ, और साल में 3 बार आपको केक काटना पड़ेगा बर्थडे के लिए, और बस, और सूरज इतना समय तक चमकता रहेगा। हाँ, तो इसीलिए बहुत गर्म हो जाता है ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट ग्रह है हमारा वीनस, शुक्र। ठीक है, तो शुक्र का जो साइज है और वेट वगैरह है ये पृथ्वी के समान ही है। इसको कभी कभी पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका जो साइज देखिए थोड़ा ही छोटा है, 81.5% है अर्थ का, और उसकी डेंसिटी और जो केमिकल कंपोजिशन है वो सिमिलर ही है। ठीक है, पर वीनस की अधिकांश जो सतह है उसमें रोलिंग मैदान है, मतलब बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ियां आपको नहीं मिलेंगी, ऐसे स्मूथ आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शुक्र में भी पृथ्वी जैसा बड़ी मात्रा में पानी था, ऐसा वैज्ञानिकों का जानकारी है, लेकिन सूरज के इतने पास होने की वजह से ये पूरा उबल गया, तो अभी कोई भी पानी वहां पे नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो घूमता है ये उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, बाकी तो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट घूमता है। तो यहाँ पे सूरज आपको पश्चिम में उगता हुआ दिखेगा, सूरज यहाँ पे वेस्ट में उगता है। मतलब रोटेशन दीदी या ऑर्बिटल मोशन कौन सा? नहीं, रोटेशन इसका उल्टा है, ऑर्बिटल मोशन तो सेम है, रोटेशन ये उल्टा रोटेट करता है। ठीक है ना? ठीक है बेटे, देखिए बच्चों, देखिए सबसे जो खास बात दीदी बता रहे हैं इसका ये है कि शुक्र ग्रह उल्टा घूमता है।
पृथ्वी ऐसे घूमती है, ये उल्टा घूम रहा है, एकदम उल्टा घूमता है। समझ में आ रहा है? जैसे और जो सूर्य के चारों ओर तो सब बराबर ऐसे ऐसे घूम रहा है, सब की तरह ऐसे ऐसे, लेकिन पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहे थे, सूर्य उल्टा घूमता है, तो रोटेशन इसका अलग है, उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अच्छा। और इसका आगे चलते हैं, इसका एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे कि ये सबसे ज्यादा गर्म क्यों है। हालांकि ये पृथ्वी के, सूर्य के एकदम पास नहीं है, हाँ। बट इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने लिखा है। अच्छा, इसमें ये आपके पास शायद कुछ दूसरी आ गई है, चलेगा। तो है, वीनस है, ठीक तो है, या और कोई था? एक और स्लाइड इसके पहले कोई अच्छा, और? इससे पहले तो यही है फिर। अच्छा ठीक है, तो हाँ, ये एक बार पीछे जाते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वीनस का 432 जैसा था, इसका 62 है, जबकि ये सूरज से दूर है, वीनस से, सॉरी मर्क्यूरी से। तो इसमें क्या है, इसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो उसके बड़े बड़े बादल इसमें बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो सूरज की हीट जो दिन में आती है उसको रात में बाहर नहीं जाने देता है। तो इसकी वजह से और इसकी जो सरफेस है ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ये एक रीजन है, इसलिए ये बहुत तेज चमकता है। मतलब इसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे वो दिखता है दीदी ग्रह वही ना, सुबह सूरज उगने समय जो दिखता है, यही ग्रह? हाँ, सूरज के उगने से पहले और शाम को भी आप इसको देख सकते हैं, नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं, वीनस को। और ये बड़ा सुंदर दिखता है, प्राचीन काल से बड़ा सुंदर थोड़ा दिखता बच्चों को ये बताया, अगर ये ग्रह देखना चाहे तो कहीं देख सकते हैं? सभी ग्रह को कैसे, क्या देखना पड़े, कहाँ जाए ये देख पाए? कि ये वाला ग्रह भी आप नेकेड आई से देख सकते हैं, सूरज के थोड़ा पास ही आपको मिलेगा। नहीं, ऐसे ही होता है कि मान लीजिए सभी बच्चों को मैं चाहूंगी देश जो की तरफ से ले जाए, ग्रह दिखाए, कहाँ ले जाए इंडिया में ये ग्रह सब देख पाए? ये तो अपनी अपनी मेरे ख्याल लोकेशन से, आप कोई भी एक ऐप जो है, आते हैं बहुत सारे ऐप, वो डाउनलोड कर सकते हैं। हर जगह में ये अलग अलग पोजीशन में आपको दिखेंगे, आपके लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के हिसाब से आपको अलग अलग पोजीशन में दिखेंगे। जैसे आप केरला में है तो आपको अलग पोजीशन में दिखेगा, हम अगर जैसे वेस्ट में या और नॉर्थ में जाएंगे तो अलग पोजीशन में दिखेगा। नहीं भी मैं ऐप में नहीं कर रहा हूँ, ये सही में अगर देखना चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट है इसरो का, या कहीं जाए कोई लैब हो जहाँ से देख पाए? नहीं, बहुत सारी लैब है, इसरो की तो नहीं है, क्योंकि इसरो तो ये प्लानिटोरियम में नहीं है। अच्छा अच्छा, PRL वगैरह है, और मेरे ख्याल है माउंट आबू में है, राजस्थान में लैब जो मुझे पता है। और मैं लेह लद्दाख गई थी, वहां पे भी एक बहुत बड़ी लैब है इसकी। तो वहां जाके देख सकते हैं? बच्चे जा सकते हैं वहां पे? आई थिंक वहां पे पूरा ऑटोमेटिक है देखने के लिए। तो आप दिल्ली में भी मेरे ख्याल है प्लानिटोरियम में देख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है भैया, तो अच्छा, मैं ठीक है, हाँ, चलिए, आपको देख करके कभी हाँ, नहीं ठीक है, वो कर लूंगा पता, ठीक है। चलो बहुत आगे चलते हैं। नहीं। तो ये बताया कि ये सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह था। तो शुरू में लोगों को लगता है ये बड़ा सुंदर है, तो इसलिए इसको सुंदरता की देवी के नाम पे इसका नाम रखा उन्होंने, वीनस। वाह, वीनस। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्ट्स बताए। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि इसका दिन तो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है, 243, बट इसका साल छोटा है। इसका साल देखिए 224 दिन, ऑर्बिट पीरियड क्या है 224। इसका साल छोटा है दिन से इसके। एक दिन में बर्थडे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दादाजी को भेजेंगे तो उनका 84, मतलब हाँ नहीं, वो ये दूसरा है। तो इसमें आपका बर्थडे और दिन में आएगा। नहीं, मुझे लग रहा है हर दिन में एक ही दिन में बर्थडे आ जाएगा, हर रोज बर्थडे मनाएंगे 243, हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो रोज बर्थडे मनाना पड़ेगा आपको। रोज केक काटना पड़ेगा। और इसका कुछ मास वगैरह भी शायद लिखा है इन्होंने। हाँ, खाली एक बात है कि सूरज आपको वर्ष में एक ही बार उगेगा, इसके वर्ष में एक ही बार उगेगा, क्योंकि दिन तो इससे बड़ा है। हाँ, सही बात है। तो वो इसका एक खास और बात है। और आगे देख, इसका मास जो है थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक 81% जो अर्थ का मास है उसके बराबर है इसका। क्योंकि मैंने बताया ना, इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं अर्थ की, तो इसलिए अर्थ का साइज और मास लगभग बराबर ही है इसका। पर अर्थ पे जीवन है और यहाँ पे नहीं जीवन है, बिकॉज ऑफ दिस। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तो सन के पास है, और दूसरा इसमें ये ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मिशन इन्होंने भेजे हैं आगे। और ये देखिए, इसमें तो एक चीज मैं बताऊं तो देखिए बच्चों, सभी लोग एक चीज देखिए, अगर शुक्र ग्रह पे जाते हैं तो दिन के पहले ही साल खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आपका पृथ्वी पे 365 दिन लगता है,
और सूरज पे गए और शुक्र ग्रह पे गए तो आपका साल पहले खत्म हो जाएगा, दिन नहीं खत्म होने वाला। ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है। दिन में एक बार सूरज नहीं उगे, यानी साल में एक बार सूरज उगेगा, दिन भी उससे बड़ा हो गया। तो ये अभी हम क्या करते हैं, 24 घंटे पे एक दिन हो जाता है, फिर 365 दिन, वहां पे ज्यादा हो गया, वहां पे साल खत्म पहले हो जाएगा, दिन बाद में खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए क्या है। ये तो हो गया था। तो इसमें अभी तक करीब 40 स्पेसक्राफ्ट नासा ने और सोवियत यूनियन ने भेजे हैं इसके ऊपर, इसकी स्टडी करने के लिए। और सोवियत ने जो एक वर्ना 13 करके एक भेजा था, जो 2 घंटे जिंदा रहा इसको कि इसमें इतनी ज्यादा गर्मी है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, तो वो 2 घंटे चला था वो स्पेसक्राफ्ट। और ये मैरिनर 2510 से इन्होंने जो भी पिक्चर्स ली हैं, देखिए आपको दिखाई दे रही हैं ये। और इसके ऊपर जो क्रेटर है, ये क्रेटर भी दिखाया है वीनस के ऊपर, एक बड़ा सा जो 72 किलोमीटर वाइड है, तो ये क्रेटर भी दिखाया है। और इसको भी हम बगैर टेलीस्कोप के जैसे बताया आसानी से देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी कुछ पिक्चर्स थी। अब आगे अगले ग्रह पे चलें भैया। अब हमने क्या अर्थ को छोड़ दिया है ज्यादा, क्योंकि अर्थ के बारे में तो वो सबको काफी जानकारी है, तो हमने अर्थ छोड़ करके अब सीधे हम मंगल पे आ गए। ठीक है, तो मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, पर इसका साइज थोड़ा कम है। पृथ्वी की तरह इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे भी मौसम बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने एक्सिस से थोड़ा रोटेटेड है। तो यहाँ पे आपको पहाड़, ज्वालामुखी, घाटी, ये सब दिखाई देंगे। और इसपे ऐसा लगता है कि बहुत प्राचीन काल में कभी फ्लड आया होगा। कुछ मार्शियन का पहाड़ियों पर जो है पानी के ऐसे सबूत मिले हैं कि कुछ नमकीन पानी है, तो शायद समुद्र का पानी होगा, ऐसा माना जाता है। अभी नासा इसके ऊपर और जांच कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई मिट्टी हम अभी तक नहीं ला पाए हैं। जैसे चांद से तो मिट्टी हम ला पाए हैं, पर मार्स से अभी तक कोई सैंपल नहीं आया, क्योंकि कोई स्पेसक्राफ्ट जाने में 9 महीना लगता है, तो वापस सैंपल अभी तक तो नहीं आया है कोई भी, और वो कोशिश कर रहे हैं। और ये लाल रंग का दिखता है क्योंकि इसकी जो इसमें अधिकतर आयरन है, तो आयरन ऑक्साइड का कलर जो है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड इससे लाल लाल दिखता है। तो वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसपे हमने बहुत सारे मिशन, सबसे ज्यादा मिशन हमने मार्स पे ही भेजे हैं। हमने मतलब पृथ्वी से, नासा ने जो भेजे हैं, बहुत सारे रोवर्स भी भेजे हैं, लैंडर्स तो भेजे ही हैं, तो उनसे काफी कुछ जानकारी हासिल की है। ठीक है, अब मार्स के पीछे जाने का क्या कारण है कि इतना वहाँ कुछ ज्यादा फायदे वाली चीज है क्या, या और कोई बात? क्योंकि इसका जो मान रहे हैं कि इसका जो मौसम है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, ये कुछ कुछ हमारे जैसा है। नेक्स्ट में आपको दिखाई देगा। तो जीवन कहीं अगर हम पैदा कर सकते हैं तो शायद यहाँ कर सकते हैं। हाँ, इसका जो एटमॉस्फेयर है, आगे जाइए तो ऐसा मान रहे हैं कि इस पे हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। आगे नहीं जा रहा, एक में देखता हूँ कुछ लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट तो नहीं जा रहा क्या? हाँ, आगे। हाँ, इसके पीछे एक उसमें फैक्ट्स थे शायद। हाँ, ये। हाँ, तो इसका दिन क्यों है कि पृथ्वी के दिन के बराबर ही है, इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग एक जैसा सही समय रहेगा, तो एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पर ऑर्बिटल पीरियड ज्यादा है, साल करीब दुगना है। आप ये समझ लीजिए 1.88 टाइम्स है अर्थ के ईयर के। और थिन एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सब एटमॉस्फेयर है। और इसके 2 मून है। अर्थ का तो क्या एक मून है, तो आप शुरू कीजिए। मर्क्यूरी का कोई मून नहीं, वीनस का कोई मून नहीं, अर्थ का एक मून है। और मार्स के 2 मून है, फोबोस एंड डेमोस, ये इसके 2 मून मिलते हैं हमको। और इसका जो मास है थोड़ा कम है, मतलब पृथ्वी से लगभग आधा साइज है इसका मार्स का। ठीक है, और इसका मास है करीब 1%, अर्थ के मास के 1% इसका मास है। बहुत हल्का है। हाँ, ये हल्का है, ये छोटा भी है और हल्का भी है। तो इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में जो साल का बर्थडे है कितना आएगा, 686 दिन है।
आपको 2 साल में केक मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 साल में मिलेगा। यहाँ केक 2 साल मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा केक। ठीक हाँ, है, ठीक है जी। तो ये मंगल को भी हम रात को आसानी से आँख से देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, पृथ्वी के पास हमको थोड़ा दिखेगा, मतलब इसको सूरज के थोड़ा पास में देख सकते हैं। और अच्छा, इसमें एक खास बात ये है, ये देखिए सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी वो मंगल ग्रह पर है। ठीक है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उससे कम से कम दुगना है, ये 3 गुना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? करीब 8 किलोमीटर जितनी है। हाँ, सही बात। और इसका जो ये पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है 16 मील, मतलब 24 किलोमीटर है। ये देखिए दिखाया है, ये वाइकिंग ऑर्बिटर का से व्यू लिया गया है। नासा ने जो वाइकिंग ऑर्बिटर भेजा था उससे व्यू लिया है। और इसमें देखिए ये मंगल की ग्रह पर आपको पानी भी थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा थोड़ा पानी, आपको बर्फ भी दिखाई देगा। ऐसा माना जा रहा है कि बर्फ है वहाँ हिडन, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। वहाँ की चट्टान बहुत हल्की होगी, वहाँ बड़ा बड़ा पत्थर उठा पाते होंगे। वहाँ का ग्रेविटी, क्योंकि वेट कम है तो थोड़ा तो कम होगा हमारे यहाँ से। वहाँ हम लोग हनुमान जी की तरफ पहाड़ उठा के चल देंगे, जो रामायण में दिखा रहा है इस समय। वहाँ हम लोग हनुमान बन जाएंगे अगर पहुंच जाएंगे तो। ठीक है। एक्चुअली वो फैक्ट मैंने नहीं लिखा, वो होना चाहिए था। हाँ, नहीं नहीं, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग। हाँ, वो थोड़ा मैं रह गया रहना, क्योंकि ग्रेविटी तो है इसकी, पर कितनी है वो शायद मैंने नहीं लिखा है, उस स्लाइड में भी नहीं है। चलिए मैं बाद में कहीं बताती हूँ। अच्छा, अभी हम पृथ्वी से इसको कंपेयर क्यों करते हैं? हम हमारा सारा जो नासा का और ईसा का सबका ये ध्यान है मंगल ग्रह पे लगा हुआ है कि भाई मंगल पे जाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मंगल पे हम जीवन कर सकते हैं। पर अभी आज की तारीख में पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? तो उसके लिए गोल्डीलॉक कंडीशन बोलते हैं। अब क्लिक कीजिए भैया। जैसे वीनस क्या है, बहुत गर्म है क्योंकि सूरज के बहुत पास है, और मार्स जो ना दूर है तो बहुत ठंडा है। पर अर्थ क्या है, एकदम राइट है। तो इसलिए दिस इज जस्ट ए राइट प्लेस फॉर लाइफ। तो इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक इफेक्ट। इसकी एक कहानी है, बच्चों ने सुनी होगी। गोल्डीलॉक करके एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, वो कभी जंगल में गई, तो उसने एक घर में गई, उसको भूख लगी, तो उसने घर में जाके देखा कि खीर रखी है। तो उसने 3 कटोरियां रखी थी खीर की, उसने खाने की कोशिश की तो एक बहुत गर्म थी। फिर उसने कहा अरे ये बहुत गर्म है, उसने दूसरी खाई, और बोली ये तो बहुत ठंडी है। फिर एक बीच की खाई तो बोली हाँ ये एकदम सही है। फिर वो आगे गई, उसको नींद आने लगी, तो उसने देखिए बेड पड़े हैं 3। वो एक बेड के ऊपर गई तो वो बोली ये बहुत बड़ा बेड है, हार्ड भी है बहुत। दूसरे पे गई तो उसने बोला ये बहुत सॉफ्ट है। तीसरा बेड, बोली ये एकदम साइज सही है और सॉफ्ट भी बराबर है। ठीक है, तो वो 3 बियर्स का घर था, मामा बियर, पापा बियर एंड किड बियर। तो वो उसके नाम पे कि जस्ट राइट कंडीशन, मतलब जस्ट राइट बेड एंड जस्ट राइट खीर। तो उसके हिसाब से जहाँ लाइफ का कंडीशन सही होता है उसको गोल्डीलॉक कंडीशन बोलते हैं। वो बच्ची के नाम पे, वो कथा है उसके नाम पे गोल्डीलॉक कहने लगे। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं इसमें मार्स में और क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जाए भैया। हाँ, तो अभी पृथ्वी पर जीवन क्यों है ये बता रहे थे, ये हमने बता दिया। जैसे सूर्य से उचित दूरी है, ना तो एकदम पास में है ना एकदम दूर है, क्योंकि पास में रहेगा तो गर्म हो जाएगा, है ना, दूर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो जस्ट राइट। इसी वजह से यहाँ पे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। जैसे वीनस पे हमने बताया पानी था और इतना पास था कि सब उबल गया, तो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाया। फिर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड भी एकदम सही है, क्योंकि सोलर से जैसे बताया ना, सूरज से सब स्टॉर्म निकलते रहते हैं, सोलर स्टॉर्म। तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उस सोलर स्टॉर्म को अंदर नहीं आने देता, बचा लेता है कभी कभी। और कभी कभी जो आते हैं वो हमको नॉर्थ एंड साउथ पोल पे दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ऑरोरा। कभी कभी लाइट्स, अगर आप जाइए साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में आपको दिखाई देंगी, या साउदर्न लाइट्स के रूप में ग्रीन पिंकिश ऐसे कलर दिखाई देता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैच कर लेता है जो वहां से पार्टिकल्स आते हैं सन से, उसको। तो इसलिए बस सन के बारे, हमने अर्थ के बारे में ये थोड़ा ही रखा था। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट पे जाएंगे भैया। ये थोड़ा सन का हमने फैक्ट्स बताए हैं। तो इसका एक मून है, हमको सबको पता ही है, तो इसको बता दिया मैंने। तो अगले में जाएं।
बृहस्पति। अब आगे से शुरू हो गए जोवियन प्लैनेट्स, जो कि गैस और आइस के बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसका थिक वातावरण है, अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम है। जैसे सन में भी हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ऐसा वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये शायद कोई एक फेल्ड स्टार है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें नहीं हो पाई। अगर इसका साइज थोड़ा ज्यादा होता, मतलब अगर 75 गुना होता ना, तो ये सूर्य की तरह का एक तारा बन सकता था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा है। और इसका साइज इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकती है। अच्छा, इसमें भी रिंग सिस्टम है, पर हमको जो शनि में दिखाई देते हैं सैटर्न में उससे कम है, इसलिए नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। पर इसमें मून बहुत ज्यादा है, 79 मून्स जो है अभी तक हम पता कर सके हैं। और इसके चारों तरफ जो है रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा सैटेलाइट को नहीं भेज सकते। सब सैटेलाइट मिशन जो है इसके पास से गुजर जाते हैं या इसके चांद के पास जाते हैं, इसके ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। कुछ स्पेसक्राफ्ट जैसे जुपिटर के पास जो है पायनियर 10, 11, वॉयेजर 1, 2, कैसिनी, ये सब थोड़े इसके पास से गुजरे हैं। अब इसके आगे के फैक्ट्स देख लें भैया। हाँ, अच्छा, ये ज्यादा तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए आप देखिए इसका दिन छोटा है, 10 घंटे का है, तो अपने को चक्कर आने लगेगा अगर ऐसा है तो। 5 घंटे में सो जाना पड़ेगा। हाँ, और इसका दिन बहुत बड़ा है। वर्ष देखिए इसका 11.86 ईयर्स, ठीक है ना। और सरफेस टेम्परेचर इसका काफी ठंडा रहता है, ये अब क्योंकि दूर है ना सूरज से, तो 109 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत शक्तिशाली है, और ये हमें फायदा भी पहुंचाता है। आपको मालूम है कुपियर बेल्ट में भी बहुत सारे जो वो है चट्टाने हैं, या फिर कई बार कॉमेट्स आते हैं, तो ये उन्हें सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता। जो मीटरॉइड्स वगैरह होते हैं, जुपिटर और शनि सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी थोड़ी बच जाती है। इसके लिए भी हमारे पास जीवन जो है मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आगे कुछ फोटोग्राफ्स हैं क्या आगे की स्लाइड में। बच्चों देखिए दिन जो है 10 घंटे का ही है। यहाँ सुबह आप उठेंगे थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हाँ, 10 घंटे में नहा धोके तैयार होंगे, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, 2 घंटे स्कूल चलेगा। खाली स्कूल ही चलेगा 7 घंटे का। स्कूल चलेगा, स्कूल से आए तुरंत रात हो गया, और कुछ नहीं कर पाएंगे। रामायण महाभारत वहां नहीं देख पाएंगे। हाँ, सही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स इसमें, हाँ, ये बता दिए थे हमने। अच्छा, इसमें जो है तूफान बहुत चलते रहते हैं। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना मून के बाजू में, जो सैकड़ों वर्षों से दूर से ऐसा लगता था कि कुछ ये ज्वालामुखी है, पर ये तूफान इसके अंदर चलता है, गैस का और आइस का। और ये तूफान का साइज जो रेड स्पॉट है ना, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी समा जाए। मतलब ये जो रेड कलर का आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना बड़ा सा, ये रेड स्पॉट है, हाँ ये वाला, ये इतना बड़ा है कि 3 अर्थ इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो और ये इसके जो मून्स दिखाए हैं, 4 इसके मून्स लिखे हैं। ये मून्स के नाम भी नीचे इसके अंदर लिखे हैं, यूरोपा वगैरह, यूरोपा, गाइनेमाइट, कैलिप्सो, ये छोटे से बड़े इसके 4 मून दिखाए हैं, ठीक है। और ये राइट वाला फोटो है, ये वाइजर 2 जो इसके पास से गुजरा था, वाइजर 2 ने ये फोटो लिया था। ये रेड स्पॉट, ये भी रेड स्पॉट ही है, ठीक है। तो इसके जो रिंग्स हैं वो दिखते नहीं है बहुत, 3 इसके रिंग सिस्टम भी हैं, उसमें जैसे बताया था, पर थोड़ा देखने में मुश्किल होता है, ठीक है भैया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे, ये है शनि। ये बृहस्पति के बाद जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। सबसे बड़ा जुपिटर और उसके बाद में सैटर्न। इसका साइज भी इतना बड़ा है कि जैसे लिखा है मैंने 764 पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको पहली बार गैलीलियो ने देखा, तो उसने दूरबीन से देखा, तो उसने सोचा ये ग्रह के साथ कुछ हैंडल है, जैसे फ्राई पैन के साथ हैंडल, ऐसे उसको लगा ये हैंडल जैसा है। उसका रिंग सिस्टम, क्योंकि तब तो दूरबीन थी तो दूरबीन से बहुत क्लियर नहीं दिखाई दिया, तो उसने सोचा ये हैंडल है।
और बाद में उसने सोचा कि नहीं नहीं, लगता है एक साथ उसने 3 ग्रह देख लिए, जबकि वास्तव में क्या थे, शनि के छल्ले, जिसको हम बोलते हैं ना, रिंग्स थे। इसमें 7 जो रिंग है मेन, क्लियरली आप उसको 7 रिंग्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और इसमें 82 मून है, मतलब इसको मून्स का राजा भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून जो है शनि महाराज के पास ही है हमारे, ठीक है। इसका जो मून है एक बड़ा ट्रायोन करके, वो हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा है, इतना बड़ा इसका एक मून है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि इसके डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि वो गैस का ही बना हुआ है ना, गैस और आइस का थोड़ा जॉइंट। तो अगर इतना बड़ा समुंदर आपके पास हो तो उसके अंदर अगर आपने शनि को रखा तो वो तैरने लगेगा, ये डूबेगा नहीं, ठीक है। शनि पे हम लोग पहुंच जाए तो इस पार से उस पार चले जाएंगे, चट्टान है नहीं तो हमें रोक नहीं पाएगा ये। हाँ, मतलब बहुत इसका, हाँ, डेंसिटी बहुत कम है। सॉलिड कोर शायद नहीं है ये सब, अभी क्या सॉलिड कोर के बारे में बहुत पता नहीं है, अगर होगा तो बहुत छोटा कोर होगा इसका, सॉलिड नहीं है ये सब। गैस के अंदर घूम सकते हैं, शनि के अंदर जाके घूम सकते हैं, शनि के आप तैर सकते हैं, ऐसा है। और ठंडा बहुत है, अब आगे देखिए ना आप। हाँ ठीक है, चलो ये आपका ये तो ठंडा होगा। जितने डाउट है बच्चों लिखते जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन आंसर बाद में होगा, अभी पहले ये कंप्लीट होना दीजिए। जो लोग लिख रहे हैं मेरा डाउट है उनके लिए, ठीक है, चले लीजिए। हाँ, ये ठंडा बहुत है क्योंकि दूर है ना, सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, तो 139 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा इसका नेगेटिव में टेम्परेचर है। और देखिए ये भी बहुत तेजी से घूमता है, 10 घंटे में चक्कर लगा देगा, इसके बराबर ही उसका 10 घंटे था आपने जो देखा जुपिटर का। ये सैटर्न का 10.7 आवर्स का दिन है। और रात तो सॉरी, इसका ईयर जो है काफी बड़ा है, 30 साल लगभग। हाँ, तो ये अर्थ के 30 साल के बराबर है। और ये मैंने बताया ना, डेंसिटी सबसे कम है। पानी पे रख दें अगर, मतलब इतना बड़ा समुद्र आपके पास अगर भी हो तो ये तैरने लगेगा। अच्छा, वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इसकी जो रिंग सिस्टम है ये करीब 100 मिलियन ईयर्स में खो जाएंगे, अपना अंदर उसके अंदर चले जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब उसके अंदर चले जाएंगे, तो हमको रिंग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। और इसका मास, वैसे तो देखिए मास इसका कितना बड़ा है, 95% है, 95 टाइम्स है ये अर्थ के मास का, ठीक है। इसके मून्स कितने हैं, जैसे बताया आपको 62, इसमें 62 लिखे हैं 79 है, बताइए ये राजा थे, 82 था वहाँ, ठीक है, ये तो अलग अलग। यहाँ पे 62 लिखे हैं शायद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये है कि मून का राजा है ये, तो है किंग ऑफ मून्स। हाँ ठीक है, अभी आगे चलते हैं भैया हम। ये शनि जी से मिली है और नजदीक होके। हाँ, ये इसके जो मून्स हैं ये दिखाए हैं, रिंग्स थोड़े पास से दिखाए हैं। ये जेमिनी सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर। ये मून दिख रहा है जो, ये डॉट जो दिख रहा है। हाँ, ये 2 मून है इसके। ये देखिए मून, ये वॉयेजर 1 ने इसकी तस्वीर खींची थी। आई थिंक टीथियस एंड डायोन करके 2 मून है। ये कितने सुंदर इसके 2 मून दिख रहे हैं। दीदी ये मून के नाम होते हैं, ये कौन कैसे डिसाइड होता है कि ये नाम होगा, कौन डिसाइड? मेरे ख्याल है कि ये तो वैज्ञानिक लोग जो, या तो कोई डिस्कवरी भी जो डिस्कवर करता है उसके नाम पे भी रख देते हैं। अच्छा। या कई बार किसी पौराणिक कथाओं के कैरेक्टर्स के नाम पे भी रखते हैं। और नासा ने बीच में कभी किसी बच्चे को भी पूछा तो उन्होंने जो नाम बताया वो भी रखे हैं, ऐसा भी कुछ है। अच्छा, ऐसा भी है बच्चों कहने पे। हाँ, ये बच्चों से भी पूछते हैं वो कभी कभी, तो उसके नाम पे भी रख देते हैं। ये जो राइट में जो सबसे नीचे की साइड में जो फोटो है ये देखिए, ये कितना सुंदर इसमें लग रहा है। ये 2013 में लिया गया है, पीछे से जाकर के जेमिनी सैटेलाइट ने लिया था, ठीक है। और इसके पीछे आप पृथ्वी, आई थिंक इसके पीछे ये पृथ्वी दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऐसा लिखा है इन्होंने। जी जी, उसका क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये क्लियर नहीं दिख रहा इसमें बहुत। नेक्स्ट, हाँ, शनि के बारे में हो गया। अब आगे चले हम, और यूरेनस। अब आ गया यूरेनस। तो यूरेनस अभी क्या था, ये जुपिटर और जो सैटर्न है ये गैस के जॉइंट्स थे, गैस ज्यादा थी इनमें। और ये क्या है, ये बर्फ के जॉइंट्स हैं, इसमें गैस कम है, ये बर्फ के विशालकाय पिंड के जैसे हैं। और इनका वातावरण थोड़ा थिक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, और पानी भी है इसके अंदर, और अमोनिया। और मीथेन की वजह से जो इसका कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये मीथेन की वजह से है। अच्छा, ये
ये भी उल्टी तरफ से घूमता है, पर ये एक्सिस इसकी रोटेट करीब 89 डिग्री जैसी रोटेटेड है, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो एकदम पलट के घूम रहा है, साइड से घूमता है। आपको जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये साइड से घूम रहा है। और इसके भी रिंग्स हैं, 13 रिंग है इसके, नैरो रिंग है। ये थोड़ा आँख से देखने में दिक्कत होता है इसका भी, ये हमें फोटो में तो दिख रहा है, बट हम ये अर्थ से देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत शक्तिशाली आपको टेलीस्कोप होगा तो उसी से दिखाई देगा, ठीक है। मेथेन की वजह से हो गया इसके रंग। इसके भी 27 मून है, आई थिंक आगे की उसमें दिखाया गया होगा। ये नीला कलर दीजिए मेथेन की वजह से है या बर्फ? मिथेन की वजह से। ये नीला कलर जो है इसका मिथेन, पानी तो है पर वो क्या बर्फ की वजह से है, जी जी। पर मिथेन कलर जो है इसकी वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट जो है, हाँ अब हाँ ये देखिए, इसमें सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा जो टेम्परेचर इसी के अंदर है, -197 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज्यादा ठंड इसी में होगी। और इसका दिन देखिए 17 घंटे का है। वर्ष तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्ष, क्योंकि ऑर्बिटल टाइम उतना उतना बढ़ता जाएगा, तो ये 84 अर्थ ईयर के बराबर है। मतलब यहाँ दादाजी को भेज दें 84 साल के, तो उनका एक ही बर्थडे मनेगा। सही वो बात। अब तो भी छोटे हो जाएंगे। बहुत लोग बर्थडे मना ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके 27 मून है, ठीक है ना। और इसका जो टाइटेनिया जो मून है वो सौर मंडल का 8वां बड़ा मून है, ठीक है। अच्छा, यूरेनस साइज में नेपच्यून से तो बड़ा है, इसके बाद भी यूरेनस के बाद नेपच्यून आएगा, पर वेट में ऐसा कम है, इसका थोड़ा वेट कम है, ठीक है। और इसका आप देखिए अर्थ के मुकाबले में तो ये करीब करीब 15 गुना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। हाँ, नेक्स्ट में चलता है। ओके, इसके बाद लास्ट जो हमारा ग्रह है ये है नेपच्यून, ठीक है। तो इसे ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के साइज का इसका शायद अंदर कोर है, ठोस है, जो जिसमें पानी, अमोनिया और मीथेन गैस बहती है, ठीक है। इसका भी कलर जो ब्लू दिख रहा है ये भी मीथेन की वजह से ही है, ये भी ब्लू कलर जो है। पर यहाँ पे तूफान बहुत चलते हैं, सबसे ज्यादा तूफानी वातावरण जो है वरुण में है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा है, 27 गुना इसका, पृथ्वी के मुकाबले 27 गुना इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा जो मेटेराइट्स वगैरह आते हैं उनसे पृथ्वी को बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके भी रिंग सिस्टम है। जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं 4 के 4 सबके रिंग सिस्टम है, सिर्फ शनि को छोड़ के बाकी किसी के ठीक से दिखते नहीं। और यहाँ तक सिर्फ वॉयेजर ही जा पाया है। लास्ट के जो है नेपच्यून एंड इससे पहले जो यूरेनस था, यहाँ पे कोई और सैटेलाइट नहीं भेज पाए, सिर्फ वॉयेजर 1 और 2 पास से गुजरे हैं। तो वॉयेजर 2 ने जो 1989 में पिक्चर ली है, ये उसको दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी, आई थिंक फैक्ट शीट आगे होगी भैया। अच्छा, इसका दिन तो देखिए 16 घंटे के बराबर ही है। साल इसका देखिए, सबसे बड़ा साल 164 साल। इसमें केक मिलेगा नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। और इसका चंद्रमा देखिए, इसका चंद्रमा जो ट्राइटन है वो प्लूटो, जो अब इसके बारे में बताएंगे, जो 9th ग्रह पहले बोलते थे, उससे भी बड़ा है और साइज भी बहुत बड़ा है। तो ये सब तो मैंने बता दिया है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का, मतलब फन फैक्ट है ये, कि नेपच्यून के अंदर के हिस्से में ना कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मीथेन जो गैस है वो डायमंड के क्रिस्टल के बादल के रूप में बदल जाती है, डायमंड के क्रिस्टल, और जो नीचे की तरफ बरसते हैं। अगर आप वहां जाए तो डायमंड के क्रिस्टल आप इकट्ठा कर सकते हैं वहां से। ठीक है। और मास तो इसका 17 गुना ही है। तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट। अच्छा, काफी बच्चों ने पूछा था कि भाई प्लूटो क्यों ग्रह नहीं है, तो इसके बारे में देखिए जाएंगे। 75 साल तक जो प्लूटो को हमने, पीछे जाते भैया, 75 साल मतलब 1930 में इसकी खोज हुई, उसके बाद 2006 तक इसको हमने नवा ग्रह माना। ये भी मुख्यतः नाइट्रोजन की जो आइस है, नाइट्रोजन आइस और
आइस और चट्टान से बना हुआ है, गैस का नहीं है ये। इसका वातावरण पतला है, कॉमेट के समान है, और जैसे जैसे ये सूर्य के पास जाता है तो इसका साइज बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जो आइस है वो पिघल जाती है, तो थोड़ा सा वातावरण, इसका जो वातावरण है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आइस पिघल करके एटमॉस्फेयर में घुल जाती है। और ये भी मेनली आप देखिए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का ही बना हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1992 में पहली बार प्लूटो के आगे एक और बर्फीला पिंड, एक और छोटा ऑब्जेक्ट उनको दिखाई दिया, और फिर बाद में शक्तिशाली दूरबीनों से देखा गया, टेलीस्कोप से देखा गया, तो पता चला कि वहां पे एरिस नाम का भी एक बड़ा चट्टान मिला, जिसका साइज प्लूटो के साइज के बराबर ही था। तो इसके बाद तो पता चला कि भाई प्लूटो जैसे तो बहुत सारे वहां पे वो है, प्लैनेट्स है, नॉट प्लैनेट्स, पिंड है, तो खाली प्लूटो को ही ग्रह नहीं मान सकते थे ना, या तो इन सबको भी ग्रह मानते। तो पता चला कि इसके बाद में जो कीपर बेल्ट है उसमें ऐसे बहुत सारे पिंड हैं, तो प्लूटो जो है उनका ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये देखिए न्यू होराइजन मिशन जो गया था नासा का, उसने 2015 में जो फोटो ली है उसका एक फोटो दिया है। यहाँ पे वो काफी ज्वालामुखी भी हैं, पहाड़ भी हैं, पृथ्वी के जैसा काफी चीजें हैं, मतलब काफी वेरिड इसका टेरिटरी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि इसको क्यों हटा दिया। ये प्लूटो के फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूटो क्या है ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, बट इसका जो ऑर्बिट है, कभी कभी ये नेपच्यून से कम और डिस्टेंस पे पहुंच जाता है सूरज से, और कभी कभी दूर पहुंच जाता है, तो इसलिए इसका जो ऑर्बिट है थोड़ा सा इसेंट्रिक ज्यादा है, और ये बहुत स्लोली स्पिन करता है। 153 आवर्स का इसका एक दिन होगा, और सरफेस का टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा है, 230 -230 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके जो 5 मून्स हैं, वैसे प्लूटो के भी मून्स हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा मून है चेरोन, वो प्लूटो के साइज से आधा है, तो ये दोनों एक डबल सिस्टम जैसा बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तो मैंने बताया आगे इसको क्यों हमने निकाल दिया ग्रह से। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जब इतने सारे कीपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट मिले जो प्लूटो के साइज के बराबर थे, तो उन्होंने फिर नई डेफिनेशन बनाई प्लैनेट की, कि प्लैनेट किसको कहेंगे हम। तो उन्होंने बताया कि कोई भी पिंड जो सूरज के चारों तरफ घूमता है, गोल है ना, मतलब ऐसा तिरछा मिर्छा ना होकर के गोल रहेगा, और किसी और ग्रह के चक्कर नहीं लगा रहा हो, और उसके अलावा उसके जो ऑर्बिट में अगर कुछ और प्लैनेट्स और थोड़े पत्थर वगैरह हैं उनको हटा सके, उसका ऐसा फील्ड होना चाहिए, तो उसी को हम ग्रह कहेंगे। तो जो प्लूटो है उसके ऑर्बिट के आजू बाजू बहुत सारे और छोटे छोटे पत्थर हैं, क्योंकि कीपर बेल्ट में है, तो ये 4th पॉइंट को नहीं कर पाया, इसलिए इसको अब ग्रह नहीं माना गया। तो इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नया वर्गीकरण किया, एक नया डेफिनेशन दिया ड्वार्फ प्लैनेट का, जो कि चौथे को छोड़ करके बाकी सब मानदंडों को पूरा करता है, मतलब सूर्य की परिक्रमा भी करता है, गोल भी है, किसी और का उपग्रह भी नहीं है, पर उसके आसपास में उसके ऑर्बिट में आपको और बहुत सारे चीजें भी दिखाई देंगी। तो इसलिए प्लूटो के साथ साथ इसको भी एक 4 और ग्रहों को ड्वार्फ प्लैनेट बनाया गया। तो इसके बाद का एक देख लेते हैं और कौन कौन से हैं नेक्स्ट में। ये 4, हाँ, तो ये 4 बताई जो पहले भी मैंने बताए थे, कि उनमें से सेरेस तो जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में है, पास वाली में मार्स और उसके बीच की, और बाकी ये सब क्यूपर बेल्ट में है। एक और भी आया है जो इसके अंदर नहीं है, आई थिंक हुमैया, वो भी क्यूपर बेल्ट में है। अच्छा, ये एक छोटा सा एक छोटे बच्चों के लिए एक मैंने वीडियो रखा था, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको छोटा, अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। इन सब के जो मून्स वगैरह यहाँ दिखाया गया है, तो वो एक छोटा, ये ब्लू कलर का जो है, अभी वीडियो दिख रहा है हमको?
नहीं, ब्लू कलर का आप जो दबाएंगे लिंक में जाएगा भैया। अच्छा अभी दिख नहीं रहा है, मैं दबा दिया, मैं उसको करता हूँ। नहीं, ब्लू कलर का जो स्क्वायर बना है। एक मिनट मैं उसको दिखाता हूँ, वो शेयर करना पड़ता है। एक मिनट दोबारा। नहीं, ब्लू कलर का नहीं है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर? मैं समझ गया, वो प्रेस करने के बाद भी दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ उसको कहाँ चला गया। मैं इसको अच्छा नहीं दिख रहा क्या वो? हाँ एक मिनट में दिखा। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। तो वो शायद आ जाएगी, दिखाते हैं तो बच्चों को अच्छा। नहीं वो शायद ये आप देखिए, दिखेगा, अब दिख रहा है। हाँ, ये एक छोटा सा बच्चों का एक T-shirt or song today at kidslearningtubeshop.com, and don't forget to subscribe. Kids Learning Tube. Four planets of the solar system in order from the sun. The five planets, according to the IA, we're the only ones. My name is Ceres, the smallest dwarf planet and the closest dwarf to the sun. The largest object in the asteroid belt between Mars and Jupiter I run. Scientists think my bright spots are salty deposits made of sodium carbonate and ammonium chloride. I'm the only dwarf planet in the inner solar system, and my surface is completely dry. Hello, I'm Pluto. I used to be the 9th planet in the solar system planetary mix. But when Eris was discovered, it had 27% more mass. The IAU demoted me in 2006. I've since been a dwarf planet in your solar system and have 5 moons that orbit me so nice. I'm about to have a rocket core which is surrounded by a mantle of water ice. We're the 5 dwarf planets of the solar system in order from the sun. We're the 5 dwarf planets, according to the IA, we're the only ones. I'm a dwarf planet and was discovered in 2004 at the Palomar Observatory by astronomer Mike Brown. And I have 2 moons. Now here's some more. My elongated shape is thought to be because of fast rotations that I make. Located in the Kuiper Belt outside the orbit of Neptune and the 3rd closest dwarf to the sun, for goodness sake. I'm Maki, the 4th dwarf planet from the sun, also located in the Kuiper Belt, you see. Discovered in 2005 by Mike Brown and his team at the Palomar Observatory. I have 1 provisional moon, its name is MK2. It's about 13,000 miles from me. I appear to be reddish brown in color, but I'm so far away that you can barely see. My name is Eris. I'm in the Kuiper Belt. I'm the 5th dwarf planet from the sun. I have 1 known moon, it's named Dysnomia. Its orbit lasts about 16 days on its run. I'm the most massive, but the 2nd largest dwarf planet after Pluto in the solar system. If you want to learn more about us individually, watch all of Kids Learning to Planet videos at once. We're the 5 dwarf planets of the solar system in order from the sun. ठीक है भैया। According to the IA, we're the only ones. ओके, ठीक है। तो मैंने सोचा छोटे बच्चे हैं तो उनके थोड़ा कुछ 5 प्लानेट है, देखिए बता दिया दीदी ने। और
एक शनि जी हैं, बाकी उसके अलावा 4 उनके भाई हैं और हाँ तो टोटल 5 जो है डॉर्क प्लैनेट है अभी तक, ठीक है। एक खाली अंदर की साइड में एरीज क्यूपर बेल्ट में, और बाकी सब जो है सॉरी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में है और बाकी सब क्यूपर बेल्ट या उसके बाहर है, ठीक है। चलिए, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर ले बच्चे, कुछ जगह है कि सो गए हैं, लास्ट कर लेते हैं बस ये बच्चों सभी लोग जग रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ, तो एक छोटा सा हमने ये एक फिल इन द ब्लैंक्स एक रखा है, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए? थक गए हैं क्या बच्चों? दरअसल थक गए हैं? ठीक है। नो सर। अनुराग जी थक गए हैं? ये लास्ट कर लेते हैं फिर, बस ज्यादा है नहीं, बस इसके बाद लास्ट आ गया। चलिए आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, अब सभी लोग आंसर करिएगा। हाँ। तो ये जो हमने दिए हैं, चले बताएं जो है सूर्य, मैं चलाऊं दीदी क्या इनको? आप चलाइए, आप चलाइए। अच्छा देखिए, सूर्य क्या है, देखिए जो ऊपर शब्द लिखे हो भरना है। सूर्य एक क्या है? गैलेक्सी है, सौर मंडल है, कक्षा है, मून है, तारा है। देखिए सूर्य एक तारा है जो कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। हमारा ग्रह पृथ्वी उन 8 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। या तो बच्चे बताएंगे तो बच्चे से पूछ लीजिए आप। अच्छा चलो बताओ बच्चों, पृथ्वी का एक, अब क्या चीज है बताइए? गैलेक्सी, कक्षा, मून, ब्रह्मांड, बृहस्पति। क्या आंसर होगा बताइए? पृथ्वी का एक जो इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर मून। देखा बच्चों ने बोल दिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं अगला चला देता हूँ। पृथ्वी का मून हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी मून आ गया। अब देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके 14 मून है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। जुपिटर ही है सबसे बड़ा ग्रह। हाँ सभी लोगों ने बता दिया। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, ये अच्छा हो गया। देखिए जुपिटर साहब भी आ गए। अब अगला है प्लूटो एक क्या है? अब ये प्लूटो वाला सवाल है, ठीक है, गैलेक्सी है, ब्रह्मांड। नहीं ये थोड़ा गलत है। हाँ कोई बात नहीं। प्लूटो क्या है बताइए? पौना ग्रह है, ब्रह्मांड है या गैलेक्सी है? देखिए किसी ने गैलेक्सी भी लिख दिया। इसी गैलेक्सी है प्लूटो, बताओ। बौना ग्रह, हाँ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। देखिए सॉरी ये ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, प्लूटो लास्ट में है क्या? नहीं ये आंसर थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। प्लूटो चलेगा वो तो अभी खाली। सूर्य लगभग 100 बिलियन तारों में से एक है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ब्रह्मांड में 100 मिलियन अनुमानित आकाश गंगाएं हैं। आकाश जो गंगा है वो ये आकाश गैलेक्सी में मिल्की वे एक ही अलग अलग है? ये आकाश गंगा मतलब गैलेक्सीज। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए हमारी जो आकाश गंगा उसका नाम मिल्की वे है ये, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। अच्छा इसमें देखिए अगर सभी लोगों ने, मैं एक चीज बताऊं, सभी लोग रामायण देखते हैं, रामायण जो पहला सीन आता है ऐसे ऐसे घूमता है, देखिए एकदम वो मिल्की वे की तरह है। रामायण भी पहला सीन देखिए जहाँ रामायण शुरू होता है ऐसे ही दिखाता है, एकदम वही मिल्की वे वाला शेप दिखाता है जो कल आप दिखा रहे। अच्छा अच्छा, अब बताइए और किसी को पूछ। अच्छा और दीदी है भी ना, बचा है? हाँ नहीं एस्टेरॉइड वगैरह के बारे में पर चलेगा। ये तो एक एस्टेरॉइड बताया है, वैसे मैंने बताया था ना एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है। जी जी। मंगल और जुपिटर के बीच वाली जगह में जो बाकी सामान बच गया वो एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये एक फोटो लिया है गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने। तो इस पे देखिए कितने सारे इसके ऊपर भी आपको क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, चिकन पॉक्स के जैसे। हाँ ये देखिए, ये सब क्या है, आसपास आपस में टकराते रहते हैं ना एक दूसरे से, चोट लगती है। तो ये ऐसा लगता है कि किसी बड़ी चट्टान का टुकड़ा था, टकरा करके छोटा हो गया। ये इसका नाम गैस्परा एस्टेरॉइड करके इन्होंने रखा है। जी जी। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट में है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं मीटर जिसे बोलते हैं उल्का पिंड,
ठीक है ना। जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट से कोई भी चट्टान जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती है और नीचे गिरती है बहुत तेजी से, तो एयर के ड्रैग की वजह से ये गर्म हो जाती है और उससे हमें ये शूटिंग स्टार के जैसा दिखाई देता है। ये दीदी एक आध गिरा हुआ हमने देखा है कहीं पर, हमने तो देखा हुआ तो। हाँ, मीटराइट्स तो कई जगह गिरे हुए हैं ना, जब गिर जाते हैं तो उसको मीटराइट बोलते हैं, और जब जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही तो उनको मीटर शावर बोलते हैं। मीटर शावर, हाँ। पृथ्वी पे गिर जाएंगे, कुछ तो गिरे हैं ना कहीं कहीं पे क्रेटर्स, कहीं आई थिंक एग्जैक्टली जगह मुझे नहीं मालूम है, अमेरिका में कहीं पे कुछ गिरते आपको दिखाई देंगे। कॉमेट, धूमकेतु, ये लास्ट में है कॉमेट्स, है ना। तो कॉमेट्स का जो ये सबसे बाहर की साइड में क्यूपियर बेल्ट, ऐसा माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट और उसके आगे जो एक और क्लाउड है वहां से कॉमेट्स आते हैं, और इनकी कक्षा बड़ी तिरछी है। ये देखिए अर्थ का ऑर्बिट और बाकी जो है एक डिस्क में सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, बट ये थोड़ा और ऊपर से घूमता है, इलिप्टिकल ज्यादा है, इसका टाइम बहुत ज्यादा है। तो एक कॉमेट अगर हमें आज दिखाई दिया तो हो सकता है फिर वो 100, 150, 200 साल के बाद दोबारा। और जिसमें क्या होता है, डस्ट क्लाउड रहते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉमेट पृथ्वी सन के पास पहुंचता है तो सन की गर्मी से क्या है, उसके जो डस्ट के क्लाउड्स हैं और आइस है वो पिघल जाती है, तो कई बार दो पूंछ जैसी बन जाती है कॉमेट्स की, एक डस्ट की अलग बन जाएगी और आइस की अलग बन जाएगी, और वो कई किलोमीटर मीलों तक फैल जाती है। तो ऐसा है जैसे हम छोटे थे तो हमने हेलीकॉमेट देखा था, सुना था। इसके बाद में और भी कुछ कॉमेट्स आए हैं, ठीक है। तो ये कॉमेट्स हैं जो कि बाहर वाली उससे आते हैं, ठीक है। और लास्ट में वॉयेजर मिशन, अभी इसके बारे में बहुत नहीं बताएंगे। वॉयेजर मिशन की प्लानिंग, ये अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ बस ये लास्ट है। ये ऊपर जो था भैया, ये एक वॉयेजर मिशन ने, ये देखिए, ये वॉयेजर मिशन ने फोटो लिया था 14 फरवरी 1990 में। इसके ऊपर जो है उसमें आपको अर्थ एक पीला पॉट के जैसा यहाँ पे ये, और हाँ बस ये छोटा सा जो है ये अर्थ है, ये हाँ ये अर्थ है सिर्फ, ये देखिए तो लग ही नहीं रहा है। बस इतना छोटा सा अर्थ है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ इतना छोटा सा है, उसमें हम और भी छोटे प्राणी हैं। तो जो कार्ल सैगन था उसने लिखा था, जो अगली इसमें मैंने उसमें लिखा है कि एस्ट्रोनॉमी बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है इससे, क्योंकि आपको लगता है मानव को कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा अभिमान बहुत ज्यादा है, हम ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं। ये फोटो देख के आपको पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड, क्या हम छोटे सोलर मंडल में हम कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड में तो हम क्या होंगे। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ काइंडली पेश आना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, और इस धरती पर ये जीवन बना रहे, है ना, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ये कार्ल सैगन ने कहा था पेल ब्लू डॉट में, और ये बड़ा सार्थक उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए इधर एक रखती हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे लड़ते भिड़ते रहते हैं एक देश दूसरे देश से, अब देखिए धरती कितना दिखा रहा है, पूरे यूनिवर्स धरती कुछ है ही नहीं, एक डॉट भी नहीं है, एक मतलब, और पूरे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितना हमारे पृथ्वी पे जो सैंड उससे भी ज्यादा तारे हैं, उससे ज्यादा तारे क्या गैलेक्सीज हैं। और हम तो पूरा यूनिवर्स देख नहीं सकते, हम बहुत छोटा सा यूनिवर्स देख सकते हैं अभी भी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे बुद्धिमान जीव हैं, प्राणी हैं, और बहुत घमंड, पृथ्वी का सत्यानाश नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया, तो बस ये मैंने छोटा सा एक बनाया था बच्चों के लिए। अब जो क्वेश्चन है दीदी, क्वेश्चन कैसे लेंगे, कब लेंगे, कब आपका नेक्स्ट क्लास कर सकती है, तो क्वेश्चन बच्चों के लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग इसी के ऊपर की अलग सब्जेक्ट के ऊपर? नहीं, जो आज छोटे मोटे अभी लेने हैं तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो आप बताइए कभी भी ले लेंगे, कल या जब भी आपको टाइम, एक दिन एक क्लास क्वेश्चन आंसर पर रख ले बच्चों का, फिर जो क्वेश्चन होगा पूछेंगे। तो मैं एक एक बच्चों का मान लीजिए आधा मिनट 30 सेकंड एक एक बच्चों को हम दे देंगे इस तरह। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर तो क्योंकि मेरे को भेज भी दीजिए बच्चों के, अगर ऐसे हैं तो, है ना।
क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या है, इतना ज्यादा इसमें डेप्थ है तो मेरे को हाँ। भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सही बात है। कि तो मैं मुझे भी क्वेश्चन पूरी बच्चे से जानकारी तो आपको नहीं है दे भैया, तो क्वेश्चन आंसर, हाँ तो वो एक बार भेज दें तो आप मे बी कल नहीं तो परसों, कल देख लेते हैं, ऐसा है तो। अच्छा ठीक है, वो जो आप कहेंगे मैं मुझे बस 2-4 घंटे पहले बताएंगे तो मैं मैसेज सर्कुलेट कर नहीं, आपका अगर कल कोई और सेशन नहीं है तो कंटिन्यूटी में इसको कल खत्म कर देंगे, अच्छा कोई तो बात कल रख लेते, कल कोई सेशन नहीं है। कल कोई सेशन नहीं है ना, वो तो मेरे आप कोई नहीं लेता, मैं लेता हूँ बस ये है। तो अच्छा मैं कोई बात तो मैं ले लेती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर बच्चे अपने कुछ कुछ लिख के भेज दें मुझे। तो सभी लोग अब देखिए क्वेश्चन आंसर आप सब लोग लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं दीदी को भेज दूंगा, जिससे क्वेश्चन टाइम बचेगा, वो पहले से देखे रहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि सभी अभी लोग हमने मून को पूरा कवर नहीं किया। ठीक है भैया। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, सभी लोग समझ गए ना क्या करना है। अब किसी कोई डाउट रह गया हो, अब हम लोग ग्रुप में आप अपना कमेंट क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन दीदी को भेज दूंगा, तो दीदी सीधा आंसर कर देंगे, जल्दी से हो जाएगा, नहीं यहाँ आके पूछूंगा टाइम लगेगा। ठीक है, अब जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब चले यहाँ से क्लास को एंड कर रहे हैं, एक लोग प्रेयर कर दीजिए कोई, अभ्युदय जी, अभ्युदय जी एक प्रेयर करें। हाँ चलें। अच्छा एक मिनट, अनम्यूट नहीं हुआ, एक मिनट बेटा, अनम्यूट नहीं हुआ लग रहा है, एक मिनट अभ्युदय जी। हाँ चलो बेटा शुरू करें। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं मम व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। नेशनल एंथम भी हम लोग करते हैं भैया। राष्ट्रगान करा दीजिए, राष्ट्रगान करा दीजिए, नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। मैं बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, आपने इतना समय दे रहे बच्चों के लिए। नहीं मतलब मैंने सीखा बहुत बच्चों से, इस बहाने मैंने भी कुछ पढ़ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और सब बच्चों का, थैंक यू। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा जो बच्चे भेजेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए नमस्ते सभी को, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। सभी का शिवरात्रि शुभ रात्रि। जो भी लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़े अपना नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप में आप लोग जुड़ जाएंगे। हाँ 1-2 मिनट समय देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, जो लोग नहीं जुड़े प्लीज व्हाट्सएप नंबर लिखिए, नहीं मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ फिर जुड़ नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर जो एक बार लिख दिए दोबारा ना लिखें, जो लोग नहीं लिखे हैं लिख दीजिए। चलिए शिवरात्रि शुभ रात्रि, मैं अभी एंड कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है।